नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सेस में। जहां आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास या सीडीपी के बारे में, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको बाल विकास पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ना ही नहीं पड़ेगा बल्कि इसमें अच्छे स्कोर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने अपने एग्ज़ाम एक्सेस चैनल पर टारगेट 30 आउट ऑफ 30 की एक सीरीज़ चलाई हुई है, जहाँ पे आप लोग को पर अल्टरनेट डेज पर एक साइको का लेक्चर मिलता है। तो आप लोग इसे देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप जब भी हम लोग साइको के कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए जो साइको के सीरीज चलाई गई है उसका आज जो थर्ड लेक्चर है, ठीक है, थर्ड लेक्चर है। तो आज हमने 20 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। चलिए देखते हैं आज के 20 क्वेश्चंस। तो उनमें से आज जो पहला क्वेश्चन है कि कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। तो जो कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है, इसमें शांति में आवेष्टित कक्षा ये तो नहीं होगा, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षक जो प्रक्रिया होती है उसके लिए। तो ये हो जाएगा, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के लिए कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन कसौटी होती है। ठीक है, मतलब कि कक्षा में अगर अनुशासन बनाना है तो उसमें शांतिपूर्ण रहना चाहिए सबसे पहले शिक्षण प्रक्रिया, और मतलब कि शांतिपूर्ण होना चाहिए और सुचारू रूप से चलना चाहिए बिना किसी बाधा के। नेक्स्ट है कि अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था क्या कब की गई है, किस वर्ष में की गई है? तो अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था 6 से 11 ये तो नहीं है, 9 से 14 वर्ष में भी नहीं, 15 से 25 में भी नहीं। अनौपचारिक शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है वो इनमें से तो कोई नहीं होगा। जो अनौपचारिक व्यवस्था की गई है वो जो भी इसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं है। वैसे 6 से 14 के अलावा, मतलब कि जैसे ही 14 वर्ष से ऊपर हो जाता है प्रौढ़ शिक्षा, वैसे तो इसमें आना चाहिए 18 से अबव होना चाहिए। जो भी बालक हैं वो अनौपचारिक शिक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो 18 प्लस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, इनमें से कोई नहीं। तो जो छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जाती है, छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जाती है अध्यापक के भाषण से, कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उनके साथ विचार विमर्श करने से, हाँ ये भी ठीक है। पसंदीदा पुस्तक पढ़ने से, ठीक है। सामाजिक चेतना की बात हो रही है तो अध्यापक के भाषण से सामाजिक चेतना तो नहीं होगी। ठीक है, सामाजिक जब तक वो आसपास मिलेगा या पूछेगा या बात नहीं करेगा दूसरे लोगों से, तब तक उसमें सामाजिक चेतना नहीं जागृत हो सकती है। उनके साथ विचार विमर्श करने से, नहीं ये भी नहीं है। मान लीजिए आपने एक कमरे में बिठा दिया, उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी सामाजिक चेतना हो जाएगी उनसे। पसंदीदा पुस्तक पढ़ने से काफ़ी हद तक कह सकते हैं, लेकिन अगर वो पसंदीदा पुस्तक की चुटकुला वगैरह के पढ़ते रहेगा तो उससे क्या मतलब रहेगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है। समाचार पत्रिका पढ़ने से, तो समाचार और पत्रिका पढ़ने से ये कह सकते हैं कि समाचार में जो आसपास की चीज़ें हैं उनके बारे में पता लगता रहेगा, और पत्रिका में जो भी करंट करंट की न्यूज़ आती रहती हैं उनसे उसको पता चलता रहेगा कि उसके समाज में हो क्या रहा है। तो ये वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है कि समाचार पत्रिका पढ़ने से सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है बालकों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे। तो लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से आपको बताना है कि शब्द बार बार बुलाएंगे। ठीक है, ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, कठिन और लंबे शब्दों की बात हो रही है। और क्या है, शब्दों को खंड में बांट कर बुलवाएंगे, ये भी ठीक है। मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे, अच्छा ये भी सही है। तो इसमें से तीनों हो जाएगा। ठीक है, इसमें से तीनों, ऑल ऑफ एबो, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ए बी सी हो जाएगा, तीनों हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन क्या है? कोठारी कमेटी ये तो नहीं है फिलहाल। क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेक्स्ट, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई कब थी? तो कब आई थी? 1986 में आई थी पहली भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और सीधा उसके बाद अब जो आई है 34 साल बाद आई है। ठीक है, 34 साल बाद आई है। इसमें कौन सा फॉर्मूला था? तो 10+2+3 फार्मूला था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हो सकता है किसी न किसी वनडे एग्जाम्स में भी मिल सकता है और आपकी टीचिंग परीक्षा में भी मिल सकता है, टीचिंग के भी जो भी एग्जाम्स हैं। तो जो पहली वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जो 1986 में आई थी, उसका जो फॉर्मूला था 10+2+3 था। लेकिन जो 2020 में आई थी, 2020 में आई है 34 साल बाद, उसका जो फॉर्मूला है क्या है? 5+3+3+2। ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि 5+3+3+ यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा। तो चलिए शुरू क्या करते हैं, छठवां क्वेश्चन।
तो छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोई छात्र आपके प्रश्नों का, अच्छा मैंने इसका आंसर बताया कि नहीं, हाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताया था। कोई छात्र आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता तो आप क्या करेंगे? तो अगर कोई छात्र आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है तो स्वयं बता देंगे, ये तो गलत बात है भाई, उसको सोचने का मौका ही नहीं देंगे। तो क्या है, सहायता सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे, अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे। तो अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर कोई बच्चे को नहीं आ रहा है तो आप लोग कहेंगे कि आप लोग खड़े हो जाइए, और जिसको भी आता है, मतलब जिसको भी आता है वो खड़ा होकर बता सकता है। और इससे क्या होगा कि पूरे क्लास के बच्चे सुनेंगे कायदे से, और उसको जब सब लोग एक ही कंसंट्रेट होकर सुनेंगे तो वो चीज़ जल्दी याद हो जाती है। तो वही है कि अन्य बच्चों की मदद लेने को कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की माध्यमिक छात्रों के लिए सकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है। माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है। माध्यमिक के जो छात्र होते हैं, मतलब क्लास 8 तक वाले, ज़्यादा बड़े तो होते नहीं हैं, इसलिए उनका स्वकेंद्रीय परीक्षा प्रणाली ही उपयुक्त होनी चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े भी नहीं होते हैं कि वो कहीं और जा सकें अपने विद्यालय से दूर परीक्षा देने के लिए। नेक्स्ट है, अब तो ये फिलहाल चेंज ही हो चुका है, अब सीधा आपको 12th में परीक्षा देनी होगी, जो बोर्ड की है, 10th में नहीं होती है परीक्षा। तो कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि जो कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए, उससे क्या होता है, उससे होता है कि छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, मतलब छात्र ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का अवसर मिलता है, उनका जो कल्पना शक्ति है या फिर जो तर्क देने की क्षमता है वो विकसित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की जो प्रेरक वातावरण से संपर्क के आने से विकसित होते हैं वे हैं। तो वे कौन से प्रेरक हैं जो वातावरण के संपर्क, मतलब कि वो जब समाज से रूबरू होगा, अपने जो भी मोहल्ले या गली या फिर जहाँ भी जाएगा उससे विकसित होने वाले कौन से प्रेरक हैं? तो जन्मजात प्रेरक हैं, वो तो ठीक है कि वहीं बड़ा होगा तो वहीं जाएगा तो उसी शैली को सीखेगा। प्राकृतिक प्रेरक भी होता है, ठीक है। अर्जित प्रेरक भी होता है, जब जाएगा तो कुछ ना कुछ अर्जित करेगा ही। तो यहाँ पे तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप क्या करेंगे? अगर व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनेंगे। क्या करेंगे? धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनेंगे कि भैया ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, और उसकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, समाधान करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक भिन्नता का मुख्य कारण क्या होता है? तो बच्चों में जो व्यक्तिगत शैक्षिक भिन्नता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो जो मोस्ट है ये वंशानुक्रम भी होता है, वातावरण दोनों होता है। बुद्धि का अंतर वंशानुक्रम और वातावरण, तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही हो जाएगा। बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक भिन्नता। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 12 में कि अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों का कौन सा परीक्षण कर रहे हैं? अगर अध्यापक आते ही बच्चों से छोटे छोटे प्रश्न पूछता है तो वह कौन सा परीक्षण कर रहे हैं? तो वो मौखिक परीक्षण कर रहे हैं, कि देखते हैं कि बच्चे को कितना याद है जो पुरानी कक्षा में पूछा गया है या फिर कोई भी प्रश्न पढ़ाया गया था पिछले कक्षा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है? तो अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार से जान सकता है? तो ऐसे तो क्योंकि आप लोग मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो अध्यापक बनेंगे तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण से आप लोग इससे जान सकेंगे, ठीक है, व्यक्तिगत विभेद कर सकेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षा द्वारा। नेक्स्ट है कि किस विधि से अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछते हैं? किस विधि में अध्यापन करता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्नों पूछते हैं? तो ऐसा कौन सी विधि होती है? ऐसी साक्षात्कार विधि होती है। और साक्षात्कार विधि किसने दी थी? तो साक्षात्कार विधि जो दी थी वो किसने दी थी? वुडवर्थ ने दी थी, ठीक है, वुडवर्थ ने दी थी साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की कि कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की थी? कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो नई शिक्षा नीति जो आई थी, नई शिक्षा नीति में कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ की भाषा आप समझ नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है एज अ टीचर ऐसी जगह जहाँ पर आप लोग नहीं बोल पाते, मान लीजिए तमिल तमिल जहाँ पे तमिल बोली जाती है वहाँ पे हो गया, आप केवी के टीचर बन गए, तो बताइए आप कैसे पढ़ाएंगे?
तो आप क्या करेंगे, स्थानांतरण का प्रयास करेंगे, ये तो गलत ही हो जाएगा, तुरंत ही आप लोग बाहर हो जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा, ये भी गलत ऑप्शन है। अधिकाधिक मौन रहेंगे, तो ये वाला है कि भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं कराया समावेशन करने से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेशन करने से क्या होता है, यहाँ पे होगा समावेशन, घटनाओं का समावेशन करने से क्या होता है। अगर आप पढ़ाते समय दैनिक जीवन की घटनाओं को वहाँ पे बताने लगेंगे, वहाँ से रिलेट करेंगे, तो क्या होगा, तो क्या होगा कि शिक्षण रुचिकर, सरल और उपयोगी बनता है। अब मान लीजिए आप कुछ पढ़ा रहे हैं, उनसे उनके घर परिवार से जोड़कर ही आपको एग्जाम्पल देते हैं, तो वो जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता जा रहा है, उससे हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है। तो जो पुस्तकों का बोझ बढ़ रहा है, मतलब कि जो लगेज बढ़ रहा है उनका, बस्ता बढ़ रहा है, बस्ता बोझ, तो उससे कम करने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, ये कह सकते हैं आप। हमारी राय तो यही होगी कि अधिक भार बढ़ने से जो बच्चों का मानसिक विकास जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। मान लीजिए कि खेलने कूदने की उम्र में वो किताबों में ही उलझा रह जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, ये आपको क्वेश्चन का जो आंसर है उसको कमेंट करके बताना है। इस 19 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु कौन सा नीचे ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो अगर आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर उसको पूरा कराएंगे, अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। आप यही करा सकते, घर बिल्कुल नहीं बुला सकते हैं, घर बुलाना एकदम गलत है। कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करवाएंगे, ये भी गलत है। तो यही है कि आप लोग एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे और एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर कॉलेज में ही पूरा करवाएंगे, आप घर नहीं बुलाएंगे। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो अल्टरनेट्स डे पर आपको साइको की एक वीडियो या लेक्चर मिलता रहेगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।